नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाल किला ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में आई फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की। वहीं बिहार में महिलाओं के गेम चेंजर बनने की अटकलों को फोकस करती हमारी रिपोर्ट देखें। और चलते चलते बाद खिलाड़ियों को लगातार बेहतर माहौल देकर प्रदेश को अग्रणी बनाने में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए धमाके की जांच की सुई इस यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि धमाके से जुड़े बड़े सुराग यहीं से मिल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामला काफी गंभीर है और इसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ मामलों में प्रोफेसरों और छात्रों की संदिग्ध भूमिका सामने आई। हरियाणा दिल्ली पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामला और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े संदिग्धों की खोज और पूछताछ की जा रही। फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी मेंबर, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की है। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसका संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य कोर्स संचालित होते हैं और इसमें एक 650 बेड का धर्मार्थ अस्पताल भी जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं ये कोर्स। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, एमबीबीएस से लेकर 2 वर्षीय बीएड और एमएड की पढ़ाई भी होती है। यहाँ पढ़ाई जाने वाले कोर्स में बीटेक, पैरामेडिकल में डिग्री और डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल मॉलिक्यूलर साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बीकॉम, बीसीए, एमटेक, एमएससी, एमए, इकोनॉमिक्स, एमबीए, एमसीए और पीएचडी की पढ़ाई होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीमों ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में संयुक्त रूप से कई बार छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया। यूनिवर्सिटी के परिसर और आसपास के ठिकानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। जांच टीमों ने यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टरों, फैकल्टी सदस्यों और डॉक्टरों को और छात्रों को हिरासत में लिया। लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लाल किला धमाका मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों के शामिल होने की खबरें मिली। यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 देशद्रोही ट्रैक डॉक्टर मुजम्मिल शकील उर्फ मुजफ्फिल अहमद गनई, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके किराए के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद, ये भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध मास्टरमाइंड माना जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाही, यूनिवर्सिटी से जुड़ी महिला डॉक्टर, जिसकी कार से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। 6 लोगों को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस टेरर मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है। इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं। वहीं लाल किला घटना दर्शाती है कि शिक्षा के नाम पर चलने वाले संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए जांच अभी भी जारी है। यूनिवर्सिटी का आतंकी संगठनों से लिंक। जांच एजेंसियों को शक है कि ये एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल है, जिसके तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवत हिंद से जुड़े हैं। पाक समर्थित आकाओं के इशारे पर काम करने, फंड जुटाने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी परिसर का इस्तेमाल करने का आरोप है। जांच हो रही कि क्या यूनिवर्सिटी की लैब सुविधाओं का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने या सिंथेसाइज करने के लिए किया गया। 70 एकड़ में फैला है विश्वविद्यालय। फरीदाबाद जिले के दौज में अरावली की तलहटी में स्थित 70 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र में अल फलाह विश्वविद्यालय फैला हुआ है। अल फलाह विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है। इस परिसर में 3 कॉलेज चलते हैं। यहाँ अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का संचालन होता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनियम पारित करके की गई थी। इसे 2014 में संशोधित किया गया था। अल फलाह विश्वविद्यालय को 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F और 12B के अंतर्गत मान्यता दी गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर भी है।
अल-फलाह अस्पताल इसका ही एक हिस्सा है। ये 650 बिस्तरों वाला एक धर्मार्थ अस्पताल है। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर मुफ्त चिकित्सा सलाह देते हैं और मामूली कीमतों पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को 2019 में एमबीबीएस के पहले बैच में प्रवेश के लिए एनएमएससी को मंजूरी मिली थी। अंतिम वर्ष के छात्र फरवरी 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार में मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजों की बारी। 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आने हैं। इससे पहले बात टर्नआउट और वोटिंग पैटर्न को लेकर हो रही है। बिहार में ऐतिहासिक मतदान के संदेश तलाशे जा रहे हैं। एक वोट ब्लॉक के टर्नआउट के मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या बिहार में महिलाएं बनेंगी गेम चेंजर? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाला है। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले लगभग 9% अधिक मतदान किया है। ये अंतर दिखाता है कि महिलाएं अब सूबे में स्वतंत्र और सक्रिय मतदाता समूह बन चुकी हैं। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने मतदान के इतिहास की नई पटकथा लिख दी है। राज्य में 2 चरणों की वोटिंग में न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, बल्कि महिलाओं ने भागीदारी के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। महिलाओं ने किया रिकॉर्ड तोड़ मतदान। पहले चरण में 69.04% महिलाओं, दूसरे चरण में 74.03% महिलाओं ने वोट डाले। दोनों चरणों को मिलाकर 71.06% यानी 3.51 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया, जो अब तक का सबसे हाई आंकड़ा है। ये पिछले चुनाव की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। दूसरी ओर पुरुषों में 62.8% यानी 3.93 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। यानी महिलाओं और पुरुषों वोटिंग में करीब 9%, 8.8% का अंतर रिकॉर्ड किया गया। महिला वोटरों के भारी उत्साह के पीछे कई कारण। बता दें कि महिला वोटरों के इस भारी उत्साह के पीछे कई कारण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीविका दीदी जैसे महिला सशक्तिकरण योजनाएं और महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण ने उनके पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत किया। वहीं विपक्षी दल आरजेडी ने भी माई बहन मान योजना के तहत कमजोर और पिछड़ी महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का वादा करके एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की। मतदान के पूरे रुझान की बात करें तो महिलाएं अब केवल जाति या परिवार के प्रभाव में नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट डाल रही हैं। दरअसल बिहार में लंबे समय से चली आ रही योजनाएं और जागरूकता से महिलाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाने की भावना बढ़ी है। जीविका दीदियों का ये कहना काफी महत्वपूर्ण है कि मायके में पिता के नाम पर और ससुराल में पति के नाम पर रहना अब खत्म हो गया है। अब समाज में दीदी के रूप में हमारी अपनी पहचान है। ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। परिणामों में अहम भूमिका निभाएगा महिला फैक्टर। आपको बता दें कि बिहार के चुनावी इतिहास में जब भी मतदान प्रतिशत में 5% से अधिक की वृद्धि हुई है, अक्सर सत्ता में बदलाव देखा गया है। महिलाओं के रिकॉर्ड तोड़ मतदान को कुछ विशेषज्ञ सत्ता विरोधी लहर के रूप में भी देख रहे हैं, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इसे अपनी महिला केंद्रित योजनाओं की सफलता मान रहा है। चुनाव में महिला वोटरों का महत्व इतना बढ़ गया कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र और रैलियों में महिलाओं से जुड़े वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। महिलाएं अब लाभार्थी से ऊपर उठकर एक निर्णायक समूह बन गई। जिस भी गठबंधन को इस साइलेंट मगर अब एक्टिव वोट बैंक का झुकाव मिलेगा, वह कई सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं।
पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा अगर इनसे सैंपल साइज। फिलहाल कह सकते हैं कि ये चुनाव केवल जाति समीकरणों पर नहीं बल्कि महिलाओं की जेब और उनकी सुरक्षा पर किए गए वादों पर टिका हुआ है। दोनों ही गठबंधनों ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने का वादा किया है। ये साफ दिखता है कि दल महिलाओं को अब लाभार्थी के रूप में ले रहे हैं जिन्हें सीधा आर्थिक लाभ चाहिए। बता दें कि महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा और नौकरियों की मांग को देखते हुए आरक्षण एक ऐसा चुनावी हथियार बना जिसका दोनों ही गठबंधनों ने इस्तेमाल किया। बता दें कि पूरे चुनाव भर इसका इस्तेमाल हर कोई अपनी तरफ महिला वोटरों को खींचने के लिए करता रहा है। चुनाव तगड़ा लड़ा गया। तेजस्वी की पार्टी राजद ने पूरी ताकत दिखाई, लेकिन महागठबंधन के अन्य दल उतने सक्षम नहीं दिखे। पटना की सड़कों पर अब भी विरोधाभासी नतीजे पर गहन सियासी उथल पुथल का सन्नाटा तैर रहा है। दोनों ही गठबंधनों ने बूथ तक मतदाता को लाने में असाधारण ताकत लगाई, पर अमित शाह का प्रबंधन निर्णायक साबित होता दिखा। एनडीए ने प्रवासी बिहारी वोटरों को वापस लाने में जबरदस्त ताकत झोंकी। ये सुनिश्चित किया कि उन्हें वोट के लिए गांव लाया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ जहां नागरिकता खोने का डर सताता रहा, वहीं एनडीए ने उन्हें सुरक्षा और योजनाओं की निरंतरता का विश्वास दिलाकर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश की। ज्यादा मतदान इसका भी संकेत है कि एनडीए का कोर वोटर पूरी तरह से बाहर निकला, जिससे परिवर्तन की लहर दब गई। परिवर्तन की हुंकार क्यों टूटी? दरअसल बम्पर वोटिंग की वजह सिर्फ युवाओं का उत्साह नहीं था। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। सीमांचल में इस बार मुस्लिम मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी महागठबंधन के लिए बड़ी राहत थी। मुस्लिम वोटर का ये जबरदस्त टर्नआउट राजद या महागठबंधन के लिए रक्षा कवच बनता है। लेकिन सवाल है कि एग्जिट पोल एनडीए की ओर क्यों झुके? मुस्लिम वोटों की जबरदस्त एकजुटता भी शायद गैर मुस्लिम वोटों के मजबूत ध्रुवीकरण को रोकने में असफल रही। यानी एक पक्ष की एकजुटता ने दूसरे पक्ष को और अधिक संगठित कर दिया, जिससे महागठबंधन को मिलने वाली राहत पर पानी फिरता दिख रहा है। बता दें कि ये धारणा की ज्यादा वोटिंग सत्ता को हटाती है देश के कई भाजपा शासित राज्यों में बार बार टूट चुकी है। बम्पर वोटिंग सिर्फ लहर नहीं, बूथ प्रबंधन था। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 65 से 70% की वोटिंग हुई।
जिससे सियासी पंडित परिवर्तन की हुंकार मान रहे हैं। अब ज्यादातर एग्जिट पोल इसी मिथक को बिहार में तोड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों का संकेत है कि निश्चय नीतीश का लंगर तेजस्वी के परिवर्तन के जोश पर भारी पड़ सकता है और एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार बेहतर माहौल देकर प्रदेश को अग्रणी सूची में लाने को संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जूनियर बालक हॉकी विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का स्वागत किया। उन्होंने विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता की मंगल कामना भी की है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अपने सरकारी आवास पर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का स्वागत करना मेरे और प्रदेश वासियों के लिए खुश करने वाला क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना यूपी के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिया था। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है। इस वर्ष से पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने हॉकी के यशस्वी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह भी उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए बाराबंकी में उनके निवास को एक म्यूजियम के रूप में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खांडेकर, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, राहुल सिंह, विवेक सिंह, ललित उपाध्याय, दानिश मुज्जबा, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिस, पुष्पा श्रीवास्तव, प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों को योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी ज्योति, पूर्णिमा और पुरुष वर्ग की सीनियर और जूनियर भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। समारोह में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सुहास LYV, निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, डीजी हॉकी इंडिया कमांडर RK श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव रजीश कुमार मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय समेत हॉकी इंडिया से जुड़े भी अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के
अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में जूनियर बालक हॉकी विश्व कप 2025 के मुकाबले 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक होंगे। इसमें मेजबान भारत के साथ चीन, बेल्जियम, जापान, स्पेन, न्यूजीलैंड, चिली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 24 टीम हिस्सा ले रही है। बता दें कि मेजबान भारत ने 2001 व 2016 में खिताब जीता था। भारत इस बार घरेलू मैदान पर तीसरी बार खिताब जीतने के लिए लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। बता दें कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में पहली बार 24 टीमें भाग ले रही। 2024 का जूनियर विश्व कप भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना ने फाइनल में जर्मनी को पराजित किया था, जबकि भारत की टीम चौथे स्थान पर थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।